Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to share with all of you some important concept of MGT 211 and also guide you about the final term preparation of MGT 211. In this video I will tell you about your short questions, your long questions and also some guidelines about your objective of MGT 211. So listen and watch the video carefully, that it will help you in preparation of MGT 211. If you are new to the channel, then press subscribe button and hit the bell icon so you can watch my other videos lecture like this. Let's get started. In lecture number 23, the lecture number 23 is about marketing and selling. So there is difference between marketing and selling. Marketing start before decision about production. इट्स मीन दैट कि मार्केटिंग जो है आपकी वो आपके प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है. मीन्स टू से दैट कि जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कोई भी बिजनेस करने के बारे में जब आप सोचना शुरू करते हैं, आपकी मार्केटिंग वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है. एंड द सेलिंग इज दैट सेलिंग स्टार्ट आफ्टर द डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन. सेलिंग जस्ट ये चीज़ है कि जब आपकी चीज़ एक बन जाती है और आप उस चीज़ को मार्केट में लाना चाहते हैं, मार्केट में ला के उस चीज़ को बेचना चाहते हैं, देन दिस इज सेलिंग. इन दोनों में जो डिफरेंस है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है. तीन जहाँ पे डिफरेंस दी गए हैं, आपके ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपके ये 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है. देन उसके बाद जो इसके 2 प्रोडक्ट्स की टाइप है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होती हैं जो कि हम लोग लाइक वी कस्टमर्स बाय फ्रॉम शॉप एंड these product will consume after certain period of time, like tea, soap, toothpaste, shaving cream, cooking oil, etc. And the industrial product are used in industries like raw material, machineries, chemical, computer, hardware and software. अब इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपका पॉइंट इस तरीके से आ सकता है कि कोई भी चीज़ों के नाम आपको दिए जा सकते हैं, जैसे कि MGT 211 के MCQs आते हैं पेपर में. कंसेप्चुअल टाइप पेपर होता है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जस्ट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों के. तो इसमें MCQs इस तरीके से बन सकते हैं कि किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट्स के नाम दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है. तो मेन जो डिफरेंस है इन दोनों में, मुझे पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोडक्ट में कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है और वो प्रोडक्ट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं और एक सर्टन पीरियड के बाद, एक सर्टन टाइम के बाद कंज्यूम हो जाती है, मीन्स कि वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको आप कहेंगे कि वो आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है. देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो भी रॉ मटेरियल हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है, वो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है और वो ज़्यादा जल्दी जो है वो ख़राब नहीं होता, ज़्यादा जल्दी वो ख़त्म नहीं होता, तो उसको आप कहेंगे कि वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है. देन रिलेशनशिप मार्केटिंग ये होता है कि अपने कस्टमर के साथ एक कांटेक्ट में रहना, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना, उनको फोन्स कॉल करते रहना, उनको अपने घर पे बुलाते रहना या कोई भी इस तरह की मीटिंग्स वगैरह अरेंज करना जिसमें अपने कस्टमर को हम बुला सके और अपने प्रोडक्ट के बारे में उनके जो ख्यालात हैं वो जान सकें कि वो हमारे ही प्रोडक्ट को खरीदें, वो कहीं और ना जाए. देन फैक्टर कौन कौन से, एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ इस तरह का एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे मार्केट के, हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर होते हैं. ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, उनको हम जो है वो खुद कंट्रोल भी कर सकते हैं. अगर वो गलत तरीके से जा रहे हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को सही कर सकते हैं. और कुछ जो होते हैं वो आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. इसमें ये इम्पोर्टेंट था. बाकी ये रीड करने वाला है, अगर आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं एज इट इज़, ये इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें. देन मैनेजर कौन होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि अ पर्सन हु प्लान, एग्जीक्यूट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड मैनेजर. यानी कि कोई भी बंदा जिसको आप अपने मार्केट का मैनेजर बनाते हैं, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ जो है अपनी जिम्मेदारी में रखता है और अपनी जो है वो रिसर्च वगैरह करता है, प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, कस्टमर्स की होती है, बिलिंग वगैरह सारा जो है कंट्रोल उसके अंदर होता है. देन मार्केटिंग प्लान क्या है, इसकी डेफिनेशन भी MCQs में पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है. अ रिटन डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द ओवरऑल मार्केटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्टिकुलर पीरियड.
देन इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव समरी, करंट मार्केट सिचुएशन, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट एंड कंट्रोल एक्सेट्रा। ये लेक्चर नंबर 23 में बस यही 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट, इनको आप जो है वो देख सकते हैं। देन मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स 4 PS होते हैं जिनमें प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन आता है। सबसे पहले प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो चीज़, देन प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन के हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने कस्टमर्स तक बेच रहे हैं, देन उसकी प्राइस क्या और उसकी प्रमोशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये हमने सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उनकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो एक दफ़ा आपने देख लेनी है कि प्राइस, प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है, प्राइस की क्या डेफिनेशन है, देन प्लेस की और प्रमोशन की। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 4 PS इन मार्केटिंग मिक्स, या व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स लाइक दिस, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देन टारगेट मार्केट एंड द मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देने को मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, कि हम मार्केट को जो है वो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं जहां हमारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बनती है और अपने कस्टमर्स के ग्रुप बन जाते हैं कि कौन से कस्टमर हमारे जो प्रोडक्ट, किस तरह के कस्टमर्स हैं और हमारे प्रोडक्ट को वो किस वे में खरीद रहे हैं, उनकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उनका एनवायरनमेंट क्या है, वो किस कल्चर से हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी मार्केट सेगमेंटेशन में और आइडेंटिफाइंग मार्केट जो कस्टमर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। देन लेक्चर नंबर 25 अबाउट मार्केटिंग रिसर्च, यानी कि आपका प्रोडक्ट बन गया, आपने मार्केट में बेचने के लिए दे दिया, आपका प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है अच्छे तरीके से। देन आप उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से चल रहा है, हमारे मार्केट में कंपीटिटर्स कितने हैं, हमारा प्रोडक्ट, हमारी तरह का प्रोडक्ट और कौन सी कंपनी बना रही है, हमारी तरह का प्रोडक्ट और कौन सा ब्रांड बना रहा है, उसमें कौन कौन से वो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट में क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स की क्या राय है, और जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारी ही तरह का, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की तरह का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कस्टमर्स क्या सोचते हैं। ये सारी जो रिसर्च है ये हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन में काम आती है। लाइक अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई गलती है या हमारे प्रोडक्ट को कम कस्टमर खरीद रहे हैं, हमारे कंपटीटर्स जो है मार्केट में उनके प्रोडक्ट ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी जो है वो फीडबैक उनको दे रहे हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट को जो है उस लिहाज से बेहतर करना होगा। तो ये जो पॉइंट है इनमें बस यही बेसिक चीज़ें कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है और हम लोग जो है वो मार्केटिंग रिसर्च कैसे करते हैं बिजनेस प्लान के लिए। मार्केटिंग रिसर्च फॉर बिजनेस प्लानिंग मतलब कि अगर कोई बिल्कुल आप स्टार्टिंग पॉइंट से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाना चाहते हैं, स्टार्ट से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, लाजमी नहीं कि हर दफ़ा आप जो है कोई प्रोडक्ट ही बनाए, आप हर तरह का बिजनेस कर सकते हैं जिस तरह का आप चाहते हैं। तो उस मतलब लाइक वो प्रोडक्ट ही एक मार्केट में आता है, हमारा नाम, हमारा काम, कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारे कस्टमर्स जो है वो हमसे क्या चाहते हैं, किस तरीके से हम अपना काम अच्छा करके अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उनको लॉयल बना सकते हैं अपने साथ। देन मार्केट इन्फॉर्मेशन, इसमें भी यही चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, तो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ बनानी चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है बट उसकी सप्लाई कम है, तो उस लिहाज से हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेहतर चलेगा। देन कुछ क्वेश्चन है मार्केट इन्फॉर्मेशन के, इनको जो है आप देख लीजिएगा कि किस तरह के कस्टमर किस तरह के हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो क्या क्वालिटी क्या चाहते हैं, क्वांटिटी क्या चाहते हैं, और किस टाइम पे हमारे कस्टमर ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होते हैं और कौन सा बेस्ट टाइम है। ये सारा मार्केट सेगमेंटेशन वही बात के हम क्या करते हैं कि सब डिवाइड कर देते हैं, सब ग्रुप्स बना देते हैं उन कस्टमर्स को जिनकी मोटिवेशंस जो है वो सेम होती हैं, जिनकी पर्सनैलिटी, जिनका डेमोग्राफिक डिफरेंस, जिनकी साइकोलॉजिकल जो कंसेप्ट होता है वो एक जैसा होता है, उन लोगों को हम एक ही ग्रुप में जो है वो बना देते हैं और अलग से उन कस्टमर्स को एक दूसरे से उनका कांटेक्ट करवाते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या फीडबैक देते हैं। देन मार्केट ट्रेंड क्या है कि कुछ जो है कभी मार्केट में ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, मतलब कस्टमर्स की ट्रेंड डिपेंड करता है कस्टमर की राय पे, मतलब जो कस्टमर चाहता है वो ही ट्रेंड है, ये नहीं कि मतलब इस चीज़ का ट्रेंड है तो कस्टमर का एक रुझान बन जाता है, कस्टमर का दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है, वो चाहते हैं कि अगर लाइक कपड़ों की बात की जाए तो कभी ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट ड्रेसेस का ट्रेंड चलता है, तो वो ट्रेंड कैसे चलता है कि कस्टमर की डिमांड उस तरह की होती है। इसी तरीके से अगर लॉन्ग ड्रेसेस का ट्रेंड चलता है तो वो कस्टमर की डिमांड होगी तो इट्स मीन के वो ट्रेंड
ब्रांड बन जाएगा। तो बस ये बेसिक सी चीजें हैं। देन कस्टमर एनालिसिस के, कस्टमर को किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर किस तरह के हैं, कंपटीटर्स हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट की रिसर्च के बारे में। देन उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, इसको जस्ट एक दफा रीड कर लीजिएगा। देन सिलेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द रिसर्च, इसमें 3 मेन स्टेप है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और इसको जो है वो देख लेना। सिलेक्ट द रिसर्च डिजाइन, आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन टाइप एंड सोर्स एंड डिटरमाइन एंड डिजाइन द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को मजीद बेहतर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 26 में इसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट रिसर्च, यानी कि मार्केट रिसर्च तो वही है जो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिटेल से देख लिया कि मार्केट रिसर्च क्या होती है। देन अब कंज्यूमर का बिहेवियर, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका बिहेवियर भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर जो है वो क्या चाहते हैं, उनकी वांट क्या है और वो किस तरह का प्रोडक्ट हमसे चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन सी चेंजिंग चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट में किस तरह की मतलब जो है वो रिसर्च मेथड हमें कौन कौन से अपनाने चाहिए, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, मार्केट रिसर्च, फोकस ग्रुप रिसर्च मेथड, देन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि हर तरह से हम अपने प्रोडक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट को, इन सारे रिसर्चर्स को यूज करते हुए। देन हमारे कस्टमर के साइकोलॉजिकल किस तरीके से वो सोचते हैं, उनका पर्सनल क्या लाइफस्टाइल है, सोशली वो कैसे, कल्चर उनका कैसा है, और फिर कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, यानी कि वो बाइंग किस तरीके से करते हैं, हमारी कस्टमर के प्रोडक्ट के बारे में पहले सोचते हैं, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनका परचेज डिसीजन क्या होता है, वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ। देन उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 27 है। लेक्चर नंबर 27 इज अबाउट प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टेप फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मीन्स के हमारा बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, हमने जो भी चीज़ बनानी थी वो हमने बना ली है, हमने उसकी मार्केटिंग इस लेवल तक कर ली है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है हमारी मार्केट में आने के लिए। सारी रिसर्च वगैरह करके सब कुछ मतलब हमारा क्लियर है। अब क्या करना है कि हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताना है और जो प्रोडक्ट हमारे किस टाइप का हमारा प्रोडक्ट है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, या उसके बाद जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है, मतलब किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट हाई लेवल पे जाएगा, किस तरीके से लोग हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा जानेंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप में वो हमने इस लेक्चर में पढ़ने। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट कोई भी चीज़ है can offer for the sale by an organization and in return it can earn profit for the firm, यानी कि प्रोडक्ट कोई भी एक चीज़ है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है बेचने के लिए और फिर उस चीज़ से वो प्रॉफिट कमाती है। अब जर्नल जो है वो दो फॉर्म है प्रोडक्ट की, एक टेंजिबल प्रोडक्ट होती है और एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट होती है। इसकी मिसाल आप लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट, ऑल द प्रोडक्ट कैन टच फिजिकली और स्मेल्ड और फेल्ट विद द फिंगर टिप्स आर कॉल्ड द टेंजिबल प्रोडक्ट। Like computer hardware, we can touch and see all the computer hardwares. In same way, we can touch all the tangible product and we can smell it, we feel with fingers and like this. And intangible product are like computer software that we can't touch them, only we can see and we think about it. What is this? All the product that can't be touched physically are called the intangible ones, like computer software. You know about computer software very well. Classification of product, classification क्या है इनकी, consumer product and industrial product. I told you earlier that consumer product are those which are consumed as available in the finished and the consumable form, यानी कि वही सारी प्रोडक्ट जो कि क्या होती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद या फिर साल बाद, 2 साल बाद, जितना भी उनका टाइम पीरियड होता है उसके बाद वो खत्म हो जाती है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती हैं जो कि प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती है। अब कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट के कौन कौन सी कैटेगरीज है। कन्वीनियंस गुड्स है, शॉपिंग गुड्स है, स्पेशलिटी गुड्स है। कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कस्टमर्स जो है वो अपनी किसी भी मतलब पास वाली शॉप से, अपने अगर हम विलेजर्स हैं तो किसी भी विलेज की शॉप से, किसी भी अपने मोहल्ले की शॉप से हमें कोई भी इस तरह के गुड्स जो इजीली, इस तरह की चीजें जो इजीली हमें अवेलेबल हो, उनको कन्वीनियंस गुड्स कहा जाता है और फ्रीक्वेंटली हम उनको बाय कर सकते हैं। हमें उनके बारे में कंप्लीट पता होता है कि इस तरह की चीज़ है, इस तरह हम इसको यूज़ करना है, इस तरह इसको
मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, लाइक ग्रोसरी का सामान हो गया या फिर और घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़ है, तो वो कन्वीनियंस गुड में आती है। लाइक शॉपिंग गुड्स क्या है, जिनके लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है, हमें बाजार जाना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है, उनकी प्राइजेस के बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, उनकी प्राइजेस को हमें देखना पड़ता है, उनकी क्वालिटी को देखना पड़ता है, और वो होती है शॉपिंग गुड। देन स्पेशलिटी गुड वो होती है कि जो जिनके बारे में लोग जो है ना वो उनके बारे में लॉयल होते हैं, उनके बारे में लोगों को पता होता है, ब्रांड का नाम होता है और उनकी क्वालिटी का भी पता होता है, प्राइजेस का भी पता होता है, फिक्स प्राइजेस जो गुड्स होती हैं उनके बारे में, उनको स्पेशलिटी गुड कहते हैं। अब इंडस्ट्रियल गुड्स कौन कौन से होते हैं? कैपिटल आइटम्स, यानी कि जो ज़्यादा देर इस्तेमाल होने वाले हो और एक्सपेंसिव भी होते हैं और ज़्यादा देर इस्तेमाल होने वाली भी होती हैं। देन एक्सपेंस आइटम, ये सेम वही चीज़ है कि इसमें रॉ मटेरियल आता है, सम यूटिलिटी आइटम लाइक ऑयल और ग्रीस एंड सम टूल्स यूज्ड इन ऑपरेशन। देन प्रोडक्ट मिक्स क्या है? प्रोडक्ट मिक्स वो चीज होती है जिसमें जो कि डिफरेंट, एक ही कंपनी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट तरह की चीजें बना रही है। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, बल्कि ये एमसीक्यूज के क्विजेज में आया भी था। तो इस तरह के मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट तरह की चीजें प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट तरह की चीजों की प्रोडक्शन कर रही है, तो वो आपका प्रोडक्ट मिक्स में आता है। अब प्रोडक्ट लाइन में क्या आता है कि एक ही चीज के डिफरेंट टाइप्स, लाइक उसका साइज वगैरह, उसमें टीवी हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, मतलब कंपनी एक ही होती है लेकिन उसके क्या होते हैं, साइज डिफरेंट होते हैं, उसमें उसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं, सारी जो चीजें थी वो प्रोडक्ट लाइन में आती है। ये भी आपका एमसीक्यूज क्विजेज में भी आया है और आपके पेपर में ऑब्वियसली आ सकता है। देन स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, प्रोडक्ट को की डेवलपमेंट में हमें कौन कौन से स्टेप्स जो है वो देखने चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द अनसेटिस्फाइड नीड्स, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, प्रोटोटाइप, फिजिकल शेप ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग, इसमें लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि पहले सबसे पहले हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी नीड्स है अनसेटिस्फाइड हो रही हैं, मतलब कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारा प्रोडक्ट, तो उनको हमें फुलफिल करना चाहिए। जो हमारे कस्टमर है उनको उनके आइडियाज को देखना चाहिए, उनके आइडिया को स्क्रैन करना चाहिए हमें। देन फिजिकल शेप जो है वो प्रोडक्ट की किस तरीके से है, मतलब लोग जो है वो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको लार्ज शेप में देखना चाहते हैं या फिर स्मॉल शेप में, स्मॉल साइजेस में देखना चाहते हैं। फिर प्रोडक्ट का अगर हमारा प्रोडक्ट बन गया है और उसके जो हमने टेस्ट किए हैं, लेबोरेटरी टेस्ट और मार्केट टेस्ट या टेस्ट है मार्केटिंग, जो भी इसको हम कह सकते हैं, वो टेस्ट भी हमारे प्रोडक्ट जो है वो पास कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर ट्रायल बेस पे हम अपना प्रोडक्ट जो है किसी मार्केट में बेचने के लिए लेके जा रहे हैं, तो तब हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा आता है। देन कमर्शलाइजेशन, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो मैस कम्युनिकेशन, मैस मार्केटिंग में किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस का दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, ये कमर्शलाइजेशन में, ये भी आपके एमसीक्यूज में आता है। देन लेक्चर नंबर 28 है, इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, यानी कि प्रोडक्ट तो हमारा बन गया है, मार्केट में हमने दे दिया है, हमारे प्रोडक्ट के टेस्ट भी हो गए हैं और हमने अपने कस्टमर्स की थिंकिंग के बारे में भी जान ली कि हमारे कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट को चाहते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली है। अब टाइम आता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए चलता है, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग क्या है, देन पैकेजिंग क्या है और लेबलिंग क्या है, यानी कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, लाइक उसका रैपर किस तरह का हम लोग यूज कर रहे हैं, नाम किस तरह का यूज कर रहे हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी इस लेक्चर में आप कवर करेंगे। तो सबसे पहले ऑल द एफर्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश फॉर्म आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, यानी कि तमाम एफर्ट जो एक रॉ मटेरियल होता है, मतलब कि कोई उसकी खास शेप नहीं होती है, कोई नाम नहीं होता है उस चीज का, उसको हम एक अच्छी गुड में, एक अच्छे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो सारी एफर्ट्स जो है वो लगाई जाती हैं, वो बिजनेस ऑपरेशन में आता है। इंट्रोडक्शन स्टेज का होता है कि मार्केट में हम जस्ट जो है वो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसके बारे में लोग क्वेश्चन करते हैं, लोग पूछते हैं, यानी कि उस जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है उसको क्वेश्चन मार्क स्टेज कहा जाता है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज के लास्ट से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ध्यान से इसको देखना है। देन जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद, यानी कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया है, अब जो सेकंड स्टेप है उसमें आपका ग्रोथ स्टेज आता है, यानी कि लोग आपके प्रोडक्ट को जानने लगे हैं, अवेयरनेस ज्यादा होने लगी है लोगों में, और लोग एक दूसरे को बताने लगे हैं, जो आपके एक कस्टमर आया है उसने अपने खानदान में बताया दूसरे तीसरे को, इस तरीके से जो आपका प्रोडक्ट है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। देन इस स्टेज को आप क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं, ठीक है। ये स्टेज जो आपका होता है ग्रोथ स्टेज, लाइक राइजिंग स्टार, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो
प्रमोशन की तरफ जा रहा है, आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, और अगर कोई मिस्टेक वगैरह भी होती है तो आप साथ ही उस चीज़ को रिसर्च करके, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। देन मेच्योरिटी स्टेज क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो आपके मार्केट में आ जाते हैं, कंपटीटर ज़्यादा हो जाते हैं, देन लेवल ऑफ सेल बढ़ जाता है, तो वो आपका मेच्योरिटी स्टेज होता है, और इस स्टेज को आप कैश को स्टेज कहते हैं। ये इसके पॉइंट आपने जो है वो माइंड में रखने हैं, ये आपके लिए इसमें एमसीक्यूज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डिक्लाइन स्टेज क्या होता है कि प्रोडक्ट एकदम से हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ जाता है, वो आपका होता है डिक्लाइन स्टेज, मतलब कि नुकसान होने लग जाता है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं आता, और प्रोडक्ट जो है वो एकदम से, लाइक ये आपको ग्राफ दिखाया गया, ये इंट्रोडक्शन है, फिर ग्रोथ स्टेज आता है, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन मैच्योरिटी स्टेज पे बिल्कुल मतलब हाई लेवल पे चला जाता है, और एकदम से क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है, कंपटीटर ज्यादा हो जाते हैं, या किसी और बंदे का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा हो जाता है, वो आपसे आगे निकल जाता है और लोग उसकी तरफ चलते जाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज पे आ जाता है। देन यूज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि मार्केटर कैन dictate more of their policies at this stage. Customers of the product are the venturesome who like to try new ideas। यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज में जो होता है कि लोग जो है वो ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते हमारे प्रोडक्ट की तरफ। कुछ लोग होते हैं जो मतलब हमारे प्रोडक्ट को पहचान लेते हैं, हमने जो एडवर्टाइज करवाया होता है, जो अवेयरनेस हमने क्रिएट की होती है, या प्राइस से अंदाजा लगाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट स्टेज पे हमें नहीं आता। देन ग्रोथ स्टेज पे क्या होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर, लेस कंपटीशन एंड हाई सेल्स। यानी कि ग्रोथ स्टेज तभी आता है ना कि जब आपका प्रोडक्ट सबसे ऊपर जा रहा होता है, कंपटीटर भी कम होते हैं मार्केट में, आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, उसकी सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि ज्यादा लोग आने लगते हैं मार्केट में और स्पेंड मनी टू प्रमोट द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, और हम जो है वो अपने प्रोडक्ट के ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, लोगों को पैसे देके, किसी कंपनी को पैसे देके अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, या इस तरीके से कोई भी स्टेज हमारा। देन डिक्लाइन स्टेज पे क्या होता है कि मार्केटर शुड सेल द प्रोडक्ट टू सिलेक्टिव कस्टमर, यानी कि कुछ कस्टमर्स मार्केटर के पास रह जाते हैं जिनको वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है। देन ब्रांड, वही चीज जो अभी आपको बताइए कि ब्रांड में सारे सिंबल्स वगैरह, साइन, टाइप्स ऑफ राइटिंग, कलर कम्बिनेशन, लाइक सारी चीजें आपकी ब्रांड्स में आ जाती है। ब्रांडिंग प्रोसेस में ब्रांड क्वालिटी, ब्रांड अवेयरनेस। देन टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम कौन कौन से होते हैं? नेशनल ब्रांड होता है, लाइसेंस ब्रांड होता है, और प्राइवेट ब्रांड होता है, ठीक है। नेशनल लेवल पे अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, या फिर आपका जो है वो कोई लाइसेंस बना दिया है अपने ब्रांड का, यानी कि लाइसेंस टाइप पे आपका कोई ब्रांड का नाम है, या फिर प्राइवेट ब्रांड है। पैकेजिंग और लेबलिंग क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट आपने बना लिया है, आप उसको अपने लोगों के सामने कैसे दिखाना है, उसकी रैपिंग कैसे करनी है, उसको कवर अप कैसे करना है, ताकि देखने से ही लोग जो है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ आने लग जाए। लेक्चर नंबर 29 अबाउट प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। जैसे कि आपका इससे पीछे आपने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल वगैरह पढ़ ली है कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपने प्रोडक्ट अपने मार्केट में ला दिए, सारे टेस्ट वगैरह कर लिए हैं, सब कुछ सेट हो गया। अब बात आती है प्राइसिंग की कि प्राइस क्या है। प्राइस वो वैल्यू होती है जो कि हम जो एक सेलर रिसीव करता है अपने गुड्स से को बेच के और अपने सर्विसेज को बेच के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, इंक्रीज मार्केट शेयर, साइकोलॉजिकल एडवांटेज, गेट राइट ऑफ स्टॉक, यानी कि प्रॉफिट जो है वो हमें हम लोग अर्न करने लगते हैं। देन मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग में जो हमारा शेयर है वो ज्यादा हो जाता है। देन हमें जो साइकोलॉजिकली हम खुश होते हैं, हमारा माइंड सेट जो है वो एकदम से पुरसुकून होता है कि हमें प्रॉफिट आ रहा है और हम जो है हमारा प्रोडक्ट अच्छा जा रहा है, हमारा बिजनेस बिल्कुल ठीक हो रहा है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग and cost based pricing, cost of the product is considered, the amount of the profit is added to it, means जो आपने प्रोडक्ट जो है वो अपनी मार्केट में लाया है, साथ ही उसमें जो आपने इसकी वैल्यू क्या कहते हैं प्राइस सेट की है, उसमें साथ ही अपने प्रॉफिट भी उसमें ऐड कर दिए, तो वो आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइस होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस कौन सा होता है? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको ना तो कोई प्रॉफिट आ रहा होता है और ना ही कोई लॉस हो रहा था, मतलब जितने में चीज बन रही है उतने में चीज बिक रही है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, भी आपके एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। टोटल कॉस्ट को आप फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, जितने यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होते रहे वो कॉस्ट फिक्स रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट नंबर जितने प्रोडक्ट्स हमारी प्रोड्यूस हो रही थी उस हिसाब से वो चेंज होती रहती है, मतलब अप डाउन चलता रहता है इसमें।
न्यू प्रोडक्ट अगर हमने मार्केट में लाया है तो उसकी प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेटिंग प्राइस, फिक्स प्राइस और डायनेमिक प्राइस, इस तरह की प्राइसिंग होती है। प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है कि प्राइसेस हमारी हायर होती हैं और इसमें जो है वो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है कि क्वालिटी को जो है वो प्राइस से तशबीह देते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो ऑफकोर्स की क्वालिटी भी हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह के ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा बस। ये आपके एमसीक्यूज के लास्ट इंपॉर्टेंट है। देन डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या है, यानी कि आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नाम से सारा डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स के तकसीम करना। गेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन आर द प्लेस। एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क यानी कि वो चीज़, जो वो चैनल, वो डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फॉर्म, जो भी कंपनी, जो भी चीज़, जो भी लोग हमारे प्रोडक्ट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स अ मेजर रोल इन द फॉर्म सक्सेस, या किसी भी, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है जब हम उसको अपने कस्टमर तक टाइम टू टाइम पहुंचाएंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो फिर हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से ज़्यादा रन करेगा। देन इसमें आता है कि कुछ लोग होते हैं जो मिडल्स मैन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के दरमियान, जो भी मतलब लोग डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम आम जो लोग होते हैं कस्टमर्स या कोई भी लोग मतलब जो जस्ट जो है वो शॉपिंग वगैरह करते हैं, हम लोग डायरेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ब्रांड में जाके, उसकी इंडस्ट्री में जाके हम वो चीज़ खरीद नहीं सकते, मतलब ज़्यादा कॉस्टली हमें पड़ता है। लोग खरीद भी सकते हैं और जिन्होंने ये कारोबार बनाया होता है वो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं। होलसेलर वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से खरीदते हैं और फिर आगे वो किसी और शॉप वाले को देते हैं और उस शॉप वाले से फिर हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, वो रिटेलर होता है मार्केट में, दूसरी शॉप वाला। हम अक्सर कहते हैं कि हमने जो चीज़ खरीदी है वो हमने होलसेल वाली दुकान से खरीदनी है ताकि जो है वो हमें जो है वो प्रॉफिट हो। और ये जो लोग होते हैं ये इंडस्ट्री वाले अपना प्रॉफिट रख के होलसेलर को चीज़ बेचते हैं, आगे होलसेलर जो होता है वो अपना प्रॉफिट रख के रिटेलर को चीज़ बेचता है और रिटेलर फिर अपना प्रॉफिट रख के वो किसी कस्टमर को, मतलब हम लोग फिर सही अच्छे तरीके से लूटे जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा सकता है, मतलब जो सारा प्रॉफिट है वो लोग रख रहे हैं और एट द एंड जितनी भी मतलब सारे सब के प्रॉफिट हम लोगों को पे करने पड़ते हैं। इन सिंपल ये चीज़ थी इसमें। ओके, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट के, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंज्यूमर प्रोडक्ट की। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के, डायरेक्ट अगर हम किसी ब्रांड से जाकर, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जाकर चीज़ खरीदते हैं। रिटेलर किसी दुकान वाले से लेते हैं, होलसेलर से लेते हैं, या फिर थ्रो सेल्स और एजेंट। एजेंट और ब्रोकर्स वो लोग होते हैं जो कि जस्ट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। वो खुद चीज़ खरीदते नहीं है, जस्ट जो है वो क्या करते हैं चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर बिजनेस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो भी सेम यही तरीके है जो अभी आपने इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट का देखा है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस रिटेलर वगैरह। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 30 है, इसमें होलसेलिंग, रिटेलिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फिजिकली हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो ऑनलाइन सर्विसेज होती है और दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। देन एजेंट एंड ब्रोकर, आगे भी आपको बताया कि एजेंट और ब्रोकर वो लोग होते हैं जो खुद चीज़ को नहीं खरीदते हैं, जस्ट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मार्केट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके रॉ मटेरियल के बारे में, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। होलसेलिंग, होलसेलर वही बंदा होता है जो अपनी सर्विसेज जो है वो किसी रिटेलर वगैरह को देता है, एक मिडल मैन होता है। मर्चेंट होलसेलर डिफरेंट टाइप के होते हैं। फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट के बारे में फुली गाइड करते हैं, मार्केटिंग उसकी कैसे करनी है, आगे उसका नुकसान, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। 80% ऑफ ऑल द मर्चेंट होलसेलर और फुल सर्विसेज मर्चेंट होलसेलर। इसमें जो परसेंट है इनको आपने माइंड में रखना है, जीएमसीक्यूज में जो है वो आ सकते हैं। लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर वो होते हैं जो जस्ट जो है वो अपनी जो चीज़ वो बेच रहे होते हैं वो ही हमें देते हैं, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते। ड्रॉप शिपर वो लोग होते हैं जो कि कस्टमर के ऑर्डर को उसके शिपमेंट के थ्रू जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। रैक जॉबर लिमिटेड फंक्शन मर्चेंट होलसेलर हु सेट अप डिस्प्ले इन द रिटेल आउटलुक्स, यानी कि ये भी सेम इनकी तरह ही होते हैं जो है वो इस तक आपका जो कस्टमर होता है उस तक अपने कोई प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कौन सी होती है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अपने बायर तक पहुंचा रहे हैं, इनकी कुछ यहाँ पे नाम है, इनको बस आपने एक दफ़ा देख लेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन कन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कन्फ्लिक्ट यानी कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान कन्फ्लिक्ट मीन्स के झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो वो कौन से होते हैं, चैनल कन्फ्लिक्ट होता है और चैनल लीडरशिप होता है। ये तब होता है कि जब कोई एक बंदा जो है वो क्या करता है कि सारी सक्सेस अपने सर पे ले लेता है, बाकी
जो मेंबर होते हैं उनको मतलब निकाल देता है और फिर वो लोग डिसएग्री होते हैं और मतलब इस तरह का कुछ झगड़ा वगैरह उनमें हो सकता है। चैनल लीडरशिप में क्या होता है कि कोई एक बंदा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है अपनी रूल्स में, अपनी रिवॉर्ड्स में अदर मेंबर से, तो वो दूसरे लोगों पे अपना रोब जो है वो जमाना शुरू कर देता है। डिटेलिंग वही बात जो आगे मतलब हमने देख ली है। देन टाइप्स ऑफ रिटेलर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट एंड स्पेशलिटी स्टोर, यानी कि डिपार्टमेंट चीज़ों के बना दी जाते हैं। सुपरमार्केट्स होती हैं मीन्स के बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो, अगर एक मार्केट है फूड्स की तो उसमें पूरा जो मार्केट होगा, पूरी मार्केट में फूड्स के बारे में सारी आइटम्स जो है वो आपको एक ही चीज़ से मिल जाएंगे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट बने होंगे। और इस तरह हाइपर मार्केट होती है, इसमें वाइड वैरायटी ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट, इसमें डिफरेंट तरह की मार्केटिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। देन स्पेशलिटी स्टोर, इसमें डिफरेंट ब्रांड्स, मॉडल और स्टाइल वगैरह की चीज़ें आपके पास आती हैं। देन बार्गन रिटेलर, यानी कि जो आपका लेन देन होता है, जो खरीदो फरोख्त होती है, वो किस तरीके से आप जो है वो करते हैं, इनको बस एक दफ़ा रीड कर लेना है। देन ट्रांसपोर्ट में, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ट्रक, रेलवे, रोड, वाटर कैरियर, एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन, क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। देन प्रमोशन के हमने एडवर्टाइजमेंट के हमने प्रोडक्ट को बना लिया है, मार्केट में दे दिया है, डिफरेंट तरीकों से हम अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं, बट अब पॉइंट आता है कि हमने प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करवानी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करवानी है, सारी चीज़ें जो है वो इसमें आप इंक्लूड होंगी। प्रमोशन में द अल्टीमेट गोल ऑफ द प्रमोशन इज टू इंक्रीज द सेल को इंक्रीज किया जाता है प्रमोशन में, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट से को ज़्यादा मज़ीद मार्केट में बेहतरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों में, फिर लोगों का बाइंग डिसीजन, मतलब जब लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो वो डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन पहले क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। प्रमोशनल स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? एक पुश स्ट्रैटेजी होती है और एक पुल स्ट्रैटेजी होती है। मीन्स के पुश स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम या होलसेलर और रिटेलर जो है वो खुद प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को, हमारे कस्टमर को बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, क्यों खरीदें, वो सारी डिटेल अपने कस्टमर्स को बताते हैं। और जो पुल स्ट्रेटजी होती है उसमें यह होता है कि कस्टमर खुद जो है वो होलसेलर से आके चीज़ों को खरीदता है, वो आपकी पुल स्ट्रेटजी होती है। देन प्रमोशन मिक्स में क्या होता है कि जो मार्केटर जो है वो डिफरेंट फोर जो है वो प्रोफेशनल टूल्स यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड पब्लिसिटी एंड द पब्लिक रिलेशन, यानी कि डिफरेंट तरीके से आपका जो कस्टमर है उसको बताया जाता है कि आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से वो खरीदे। दैन एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है वो हम प्रमोशन कर सकते हैं, यानी कि मैस कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है तो हम कर रेडियो पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे डिफरेंट तरीकों से अपने प्रोडक्ट के बारे में हम बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। इनमें ये जो हाईलाइटेड है मतलब कितने परसेंट लोग कहाँ पे ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं, कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट हो। देन किसी एजेंसी वगैरह से भी हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद पर्सनल सेलिंग क्या होती है कि पर्सनली अगर कोई बंदा सेल करता है अपनी चीज़ को, लाइक अपने मिड टर्म में लेक्चर्स जो है वो पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो बंदा खुद ही बिजनेस का ओनर होता है और खुद ही उस बिजनेस को रन कर होता है, वो मजीद किसी बंदे की पार्टनरशिप में नहीं आता। तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है कि पर्सनल सेलिंग किस तरीके से होती है। ये एक्सपेंसिव है लेकिन क्या होता है कि इससे आपको जो प्रॉफिट है वो अर्न होता है। पर्सनल सेलिंग सिचुएशन, रिटेल सेलिंग, इंडस्ट्रियल सेलिंग और इस तरह की जो सेलिंग है वो इसमें मतलब अगर मेडिसन वगैरह को आपने जो है वो करना है, फार्मेसी वगैरह जो फार्मेसी पे प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब मेडिसन वगैरह, डॉक्टर से आप कम्युनिकेट करते हैं, फिर उनके बारे में सारी डिटेल जानते हैं, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। देन किसी एजेंसी वगैरह को हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस को के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उनकी क्लास क्या है, इनकम क्लास क्या है, किस एरिया से है, वो किस तरह का सोचते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। इसमें कोई इतना खास मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, वही सारी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ ली हैं, बस एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है। पर्सनल सेलिंग में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइक बुकिंग ऑफ ऑर्डर, अपने कस्टमर अपने कंज्यूमर के ऑर्डर को बुक करना, देन उनको प्रोसेस करना, उन तक होम डिलीवरी करना, अगर वो हम ऑनलाइन चीज़ जो है वो
सेल कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। देन टास्क ऑफ सेल मैनेजर के मैनेजर जो होता है उसके टास्क क्या होते हैं, टू इंक्रीज द सेल एंड टू कंट्रोल द सेल, यानी कि अगर वो सेल्स को इंक्रीज कर रहा है किसी तरीके से, कोई ऐसा मेथड है उसके पास, तो उसके पास फिर ये भी मेथड होना चाहिए कि वो सेल्स को कंट्रोल कैसे करें। मीन्स टू से दैट के अगर ये ना हो कि कोई कस्टमर जो है वो अचानक से आ जाता है, हम बिजी हो तो हम उसको पीछे नहीं वापस कर सकते, हमें उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम की कैसे होती है, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देन प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, इसकी लोकेशन क्या है, साइज, मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट किस तरीके से करनी है, आपकी प्रॉब्लम करंट क्या है, उनको हाईलाइट करना, उनको उनके बारे में सारी डिटेल जो है वो आ जाती है। टेक्निक फॉर प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक क्या है, इसमें स्नोबॉल टेक्निक है, टू आस्क सेटिस्फाई द कस्टमर अबाउट मोर कस्टमर टू सेल द प्रोडक्ट, यानी कि हम जो हमारा जो कस्टमर होता है, जो पहले से हमारी चीज़ जो है वो खरीद रहा होता है, जिसको स्नोबॉल टेक्निक कहा जाता है, यानी कि पहले से जो हमारा पक्का कस्टमर होता है उस कस्टमर को कहना कि वो मज़ीद कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, और वो जो प्रोडक्ट कस्टमर है वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करे ताकि बाकी कस्टमर भी हमारी तरफ आए और हमारी चीज़ को खरीदें। कॉल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक, नॉकिंग एवरीबॉडीज डोर, यानी कि अगर हमारा प्रोडक्ट इतने लो लेवल पे, इतने डाउन लेवल पे है कि हमें हर एक को कॉल करके, हर एक को मैसेज करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, मतलब किसी बंदे के मतलब घर जाके बताया जा रहा है, इस तरीके से जो भी सारी चीज़ें आती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आपने एक दफ़ा देख लेने जाने, डिफरेंट तरह के बैरियर्स होते हैं जो कस्टमर तक अप्रोच करने में जो होता है, सेल पर्सन होता है, उसको फेस करने पड़ते हैं, वो एक दफ़ा जो है वो आपने देख लेने हैं। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स थी, कुछ आपको मैंने एमसीक्यूज़ वगैरह के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। आई होप सो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाएंगे, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको समझ आई है या नहीं आई। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।